नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन जी। दिन भर की सुर्खियों में कई खबरें ऐसी हैं जो देश से लेकर विदेश तक हलचल मचाती हैं। उसमें सबसे बड़ी खबर धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो रामनवमी की पूजा पाठ है। सीएम योगी लगातार परंपरा के अनुसार कन्या पूजन भी करते हैं और गोरखपुर में कई शो में भी शामिल होते हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। शोभा यात्रा के दौरान खुद सीएम वहाँ मौजूद भी रहते हैं। इसके बारे में हम दिखाएंगे कि शोभा यात्रा कहां से कहां निकाली गई और क्या से क्या चीजें उसमें थी। सीएम योगी ने की मातृ शक्ति की आराधना। सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, चुनरी उड़ाई, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। रामनवमी का अवसर है और इस मौके पर सीएम योगी ने मातृ शक्ति की आराधना की। मातृ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने के साथ उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति को आगे बढ़ाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर गौरक्षक पीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। इस खास अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की महिमा का गान किया। आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होगा और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। सीएम योगी नवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने 9 दुर्गा स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक किया। उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का पाल करते हुए बटुक पूजन भी किया। पूजन के बाद कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद योगी ने अपने हाथों से परोसा। इस दौरान सीएम योगी ये भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी कन्या या बाटुक की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी ना रहे। इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। इस भोज में शामिल होकर छोटी छोटी कन्या भी खुश हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस समय हम गोरखनाथ मंदिर में है। गोरखनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय की इस परंपरा को प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ के पीठाधीश्वर बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे कन्याएं हैं, किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कन्याओं के पास जा रहे हैं और उन्हें प्रसाद वितरित कर रहे हैं। आप देखिए नाथ संप्रदाय के इस परंपरा को बखूबी निभाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ के पीठाधीश्वर नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जब शासन सत्ता की कमान संभालते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं, तो वहीं पर आप देखिए नाथ संप्रदाय की इस परंपरा को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। चैत्र रामनवमी में देखिए किस तरह से यहाँ पे खुद टहल के जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं सभी लोग के पास जा रहे हैं, उन्हें प्रसाद वितरित कर रहे हैं और नाथ संप्रदाय के इस परंपरा को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से टहल के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे एक एक लोग के पास जा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और उन्हें प्रसाद वितरित कर रहे हैं। तो ये अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए इधर यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पे कन्याएं हैं जो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और सीएम योगी खुद एक एक कन्याओं का पूजन किए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मिष्ठी मिश्रा। अभी महाराज जी आपका पूजा किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे आप? ऐ गिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुदे गिरिवर विंध्य सिनोदिनी वासिनी विष्णु विनाशिनी विष्णुनुदे भगवती देशी विकंठ कुटुंबिनी पूरी कुटुंबिनी पूरी कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपटिनी शयनसुदे। तो आप देख रहे हैं माता का रूप है और किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखिए
किस तरह से महाराज जी अभी थोड़ी देर में यानी कि यहाँ पे मीडिया से भी वार्तालाप करेंगे और साथ ही साथ एक एक लोगों के पास जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी कन्याएं हैं सभी लोग का पूजा अर्चना करने के बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पे दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए। तो आप देख रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कन्या पूजन करने के बाद सीधे मीडिया से रूबरू होने जा रहे हैं। आशीष शाही, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। पूजन के दौरान काशी से पधारे जगत गुरु स्वामी संतोष दास, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ सहित कई संत और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी और सभी ने मिलकर इस पावन पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दूसरी सबसे बड़ी अयोध्या से खबर आती है। अयोध्या में राम तिलक होता है। रामनवमी के दिन सूर्य तिलक जिसे बोलते हैं हम, सूर्य तिलक होता है। सूर्य तिलक की आभा 4 मिनट तक थी। रामलला के माथे पे सूर्य तिलक का श्रृंगार किया जाता है। इस सूर्य तिलक के बारे में हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, कैसे हुआ सूर्य तिलक। सजी राम की नगरी, रामलला का सूर्य तिलक, आस्था का सैलाब, भक्तों की श्रद्धा अपार, आराध्य के दर्शन, भक्त भक्ति में मग्न, सुशोभित रामलला का मस्तक, जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। अयोध्या सजी, पूरी रामनगरी उल्लास में डूबी। जब दोपहर के 12 बजे तो सूर्य की किरणों ने रामलला के ललाट को सुशोभित किया। आज रामनवमी का त्योहार है। अयोध्या में जश्न का माहौल है। हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। श्री राम के जन्मोत्सव के उल्लास में पूरी रामनगरी डूब चुकी है। अयोध्या राममय हो गया है। भजनों की वो पंक्तियां मेरी चौखट पर चलकर आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। राम नगरी अयोध्या पूरी तरह से आज उत्साह से लबरेज है। अयोध्या का कोना कोना, अयोध्या का कण कण, अयोध्या का रग रग राम नाम के गीत गा रहा है। आज रामलला का जन्मोत्सव अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है। कितना उत्साह देख रहे हैं इस चीज को लेकर? बिल्कुल अत्यंत उत्साह है। विगत 2 वर्षों से हमारे प्रभु श्री रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं और 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा है। मैं मानता हूं कि भारत के सांस्कृतिक आज़ादी का महापर्व है। ये न सिर्फ राम नवमी, राम जन्मोत्सव के माध्यम से ये भारत के अखंड संकल्पना को आगे बढ़ाने का यह महापर्व है, जिसको आज पूरा अयोध्या के साथ जुड़कर पूरा देश मना रहा है, अखंड भारत की संकल्पना के साथ। साथ ही साथ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं रामनवमी के इस महापर्व पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से कि अब राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाना चाहिए और यहीं से जो है राष्ट्र मंदिर घोषित करके राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाना चाहिए। रामनवमी के पर्व पर ठीक 12 बजे घंटा घड़ियाल और नगाड़ों की थापों के साथ रामलला का प्रकाट्य हुआ। अलौकिक क्षण में भगवान के प्रकाट्य की आरती हुई। राम मंदिर में महाआरती के साथ साथ सूर्य किरणों से भगवान का अभिषेक किया गया। मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगे दर्पण पर सूर्य की किरणें गिरी। यहाँ से परावर्तित होकर पीतल के पाइप में पहुंची। पाइप में लगे दर्पण से टकराकर किरणें 90 डिग्री कोण में बदल गई। लंबवत पीतल के पाइप में लगे 3 लेंसों से किरणें आगे बढ़ते हुए गर्भगृह में लगे दर्पण से टकराई। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाकर 75 किलोमीटर टीके के रूप में रामलला के ललाट को सुशोभित किया। सूर्य तिलक की यह प्रक्रिया करीब 4 मिनट तक चली। अयोध्या में रामनवमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। साधु संतों का मेला लगा तो इस मौके पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। ड्रोन से श्रद्धालुओं पर सरयू नदी का जल छिड़का गया। मंदिर तक रेड कारपेट बिछाकर भक्तों का स्वागत हुआ। किसी शायर की वो पंक्तियां कि आवाल वृद्ध जात का योद्धा दिखाई दे, हर शख्स यहाँ धर्म पुरोधा दिखाई दे। जब सर झुके नमन को चरण राम के दिखे, जब सर उठे तो हमको अयोध्या दिखाई दे। आज पूरी अयोध्या झंकृत हो रही है क्योंकि आज अयोध्या के राजा राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो मेरी मौजूदगी इस वक्त राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर, देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का भारी हुजूम राम मंदिर की तरफ उमड़ता सा नजर आ रहा है। ये सभी लोग
अपने आराध्य रामलला के दर्शन पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। सभी की आंखों में केवल एक ही लालसा है कि कितनी जल्दी हमारे आराध्य रामलला के दर्शन हमको मिल जाएं। सभी लोग देखिए किस तरह से चिलचिलाती धूप है, लेकिन धूप की क्या मजाल जो श्रद्धालुओं के पैरों में बेड़ियां लगा सके कि वो राम से दूर रहें। राम से मिलने की बेताबी देश के कोने कोने से इन श्रद्धालुओं को रामनगरी अयोध्या खींच लाई है। श्रद्धालुओं के पैरों को शीतलता पहुंचाने के लिए मैट बिछाई गई है कि उनको पैरों में कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए। तो वहीं पर जगह जगह पर तमाम प्याऊ लगाए गए हैं, तमाम सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही साथ बैरिकेडिंग की गई है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दूसरे मार्ग से निकले, तो वहीं पर जो जाने वाले श्रद्धालु हैं वो दूसरे मार्ग से राम मंदिर तरफ जाएं। रामलला के सूर्य तिलक और आरती के बाद दर्शन मिले तो भक्त उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। मंदिर परिसर में बैठकर भक्तों ने आराधना की। मंदिर परिसर श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। रामलला के जन्मोत्सव पर अयोध्या में भक्तों का सैलाब है। ऐसे में पुलिस भी सुरक्षा को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है। लोगों के स्वागत में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए व्यवस्था चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद अगर बात करें मोदी की, मोदी सरकार का क्या है मिशन राम राज्य। राम राज्य के बारे में देखा जाए तो कई योजनाओं से लेकर के कई बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं जो पूरे रिपोर्ट में हम दिखाएंगे, जिसे राम राज्य से जोड़ा जाता है। हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं। बीजेपी का संकल्प राम राज्य ही विकल्प। राम नवमी पर प्रण, राम राज्य के लिए कणका, राम राज्य करीबे को आतो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम इस देश पर शासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम उसी कल्पना को, राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, जो गरीब है उसकी चिंता की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राम राज्य की कल्पना को साकार किया। ये राम राज्य की कल्पना को साकार करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो ठान लेते हैं, फिर वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। फिर राह में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, रोड़े ही क्यों ना पड़े। 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद से मोदी का एक ही सपना है, विजन है, और वो है राम राज्य की परिकल्पना को पूरा करना, जिसकी तरफ उनकी पार्टी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। एक एक कर लक्ष्य हासिल कर रही है। राम का राज यानी राम राज्य। राम राज्य वही है जिसमें हर व्यक्ति नर नारी अहंकार, दम्भ, छल और कपट से मुक्त हो, दूर हो, किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक खुशहाल हो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसे पूरा करने की कोशिश में लगे हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी के शासन में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, किसानों को उनका हक मिल रहा है, गरीबों, दलितों का उत्थान हो रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है, और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी
थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले। विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद राम राज्य के पद पर मोदी सरकार ने वक्फ कानून लाकर एक और कामयाबी हासिल कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सौगात दी। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, जिसने 3 तलाक के सामाजिक दुराचार को एक दंडनीय अपराध बना दिया। बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए लाए 3 तलाक कानून को रिफॉर्म और महिलाओं, गरीबों को हक देने वाला कानून बताया। इस तरह मोदी सरकार ने राम राज्य की कल्पना को पूरा करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना राम राज्य की तरफ मोदी सरकार के बढ़ते कदमों में सबसे अहम माना गया। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में था। बीजेपी जब पूरी ताकत के साथ सत्ता में आई तो उसने आर्टिकल 370 को जड़ से उखाड़ फेंका और राम राज्य के अपने सपने को पूरा किया। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। लेकिन राम राज्य के पथ में एक अड़चन बनी हुई थी और वो दूर हुई 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। खुद मोदी ने इसे राम राज्य की तरफ बड़ा कदम माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये आयोजन एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के राम राज्य के सपने को हमेशा जुमला बताता आया है। विपक्ष मोदी सरकार पर हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप लगाता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून को विपक्ष मुसलमान विरोधी बताता है और अब तो विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार की नजर अब ईसाइयों की जमीन पर है। कि आज ये बिल
वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस सब के बीच जो सच है वो ये है, मोदी सरकार हिंदुस्तान को राम राज्य बनाने के अपने मिशन में जुटी है, जिसमें उसे लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। आने वाले वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून इसका अगला पड़ाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात यही नहीं, बात गुजरात पहुंचती है। गुजरात में एक ऐसी सिरकटी लाश मिलती है, वो भी एक पैकेट में। उसका भी राज हम आपको बताएंगे क्या है। 29 मार्च 2025 भरूच, गुजरात। शहर के भोलाव इलाके में एक गंदा नाला, जहां उसी नाले के नजदीक आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। कुछ लोगों ने यह मंजर देखा तो वो पैकेट के करीब गए, लेकिन उसे करीब से देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सिर था। जी हाँ, इंसान का सिर। अब नाले में कटा हुआ सिर मिले तो मामला कत्ल के सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की। 4 दिनों तक मिलते रहे इंसानी जिस्म के टुकड़े। सबसे पहले तो कटे हुए सिर को ही कब्जे में लिया गया, उसकी जांच की गई और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी के साथ पुलिस ने मरने वाले शख्स की पहचान पता लगाने की कोशिश की। जाहिर है कि जब सिर मिला तो धड़ या शरीर के दूसरे टुकड़े भी आसपास कहीं होने चाहिए थे। लिहाजा भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और मारे गए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद तो भोलाव और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस सर्च अभियान चलाती रही और इंसानी अंग मिलते रहे, कहीं हाथ, कहीं पांव, तो कहीं धड़ और कहीं कुछ और। कटी हुई बांस से मिला पहला सुराग। अब मामला बेहद संगीन हो चुका था और पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना चाहती थी। लिहाजा सबसे पहले उसे मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी। भरूच शहर के सभी 31 थानों से हाल के कुछ दिनों में गायब हुए तमाम लोगों की मिसिंग रिपोर्ट की लिस्ट निकाली गई और उनमें से 35 से 40 साल वाले एज ग्रुप के पुरुषों के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी। इसी बीच पुलिस को किस्तों में मिल रही लाश के टुकड़ों से इस केस का पहला क्लू मिल गया। पुलिस को नाले से बरामद एक कटी हुई बांह पर सचिन के नाम का टैटू बना हुआ दिखा। यानी ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि मरने वाले शख्स का नाम सचिन ही रहा होगा। दूसरे थाने में दर्ज थी मिसिंग की रिपोर्ट। इत्तेफाक से जिस रोज पुलिस को नाले से पहली बार कटा हुआ सिर मिला था, उसके एक रोज पहले शहर के सी डिविजन थाने में सचिन नाम के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखने वाले उस शख्स को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया और जब शिकायतकर्ता को टुकड़ों में बटे उस इंसान की लाश दिखाई गई तो वो गम और अफसोस के मारे बदहवास हो गया। बिजनौर का रहने वाला था सचिन। ये वाकई सचिन ही था, सचिन चौहान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम कर रहा था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाला उसका भाई शैलेंद्र था, जो अपने भाई से उसका संपर्क टूट जाने और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने पर उसकी तलाश करने के लिए बिजनौर से भरूच पहुंचा था। अचानक गायब हुआ सचिन का दोस्त शैलेंद्र। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता लगाने लगी। इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र के बारे में पता चला।
जो 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचा था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शैलेंद्र न सिर्फ शहर से गायब था बल्कि उसका मोबाइल फोन भी बंद हो चुका था। इत्तेफाक से ये शैलेंद्र ही था जिससे सचिन की आखिरी बार मुलाकात हुई थी। ऐसे में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी थी, लेकिन वो जैसे गायब हुआ था उसने पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। केवल मैसेज के जरिए बातचीत। एक हैरानी की बात यह भी थी कि मृतक सचिन का मोबाइल फोन बंद होने से पहले उसने अपने फोन पर बातचीत बंद कर दी। हालांकि वो मैसेज के जरिए अपने नाते रिश्तेदारों से बातचीत कर रहा था। ये भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। आमतौर पर किसी भी गुमशुदगी या मौत छुपाने के लिए गुनहगार उसके मोबाइल फोन से चैट तो करते हैं, लेकिन बात नहीं। बिजनौर से हुई शैलेंद्र की गिरफ्तारी। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देर किए यूपी पुलिस की मदद ली। यूपी के बिजनौर जिले में दबिश दी और वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसने सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश को 9 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूल ली। शैलेंद्र को अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल करता था सचिन। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो और सचिन दोनों पुराने दोस्त हैं और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले। दोनों भरूच में रहते हुए एक फैक्ट्री में साथ ही काम करते थे, लेकिन सचिन ने उससे एक मामले में गद्दारी की थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फोन में अपनी बीवी के साथ उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिसे खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फोन में फॉरवर्ड कर लिया। 24 मार्च की रात शैलेंद्र ने रखी थी पार्टी। इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। उसी से निजात पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान पर पार्टी के लिए बुलाया, जहां पर पहले शराब पी फिर खाना खाया। सचिन शैलेंद्र के कमरे में ही सो चुका था। हालांकि शैलेंद्र जग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सचिन का फोन उठाकर उससे अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें डिलीट करने लगा। किचन के चाकू से किया सचिन का मर्डर, लेकिन इसी दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर बवाल झगड़ा हुआ और बस इसी दौरान शैलेंद्र किचन से चाकू लेकर आए और सचिन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस तरह उसके हाथों सचिन का कत्ल हो गया। लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की और सबूत मिटाने की, क्योंकि किसी भी दूसरे कातिल की तरह शैलेंद्र भी पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता था। शैलेंद्र ने 9 टुकड़ों में काटी थी सचिन की लाश। अब सचिन की लाश उसके घर में ही पड़ी थी। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने काम पर गया और वहां पर भी ड्यूटी की, लेकिन वापस आते हुए काली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू साथ लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त की लाश के टुकड़े करने लगा। उसने पहले लाश का सिर काटा, अलग किया और फिर हाथ, पांव, धड़ सब कुछ काट कर लाश के 9 टुकड़े किए। टुकड़ों को किस्तों में ठिकाने लगाने की तैयारी की और ठिकाने लगाना शुरू किया। एक एक कर ठिकाने लगाए थे लाश के टुकड़े। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता और उन्हें अलग अलग नाले में ठिकाने लगाकर वापस लौट आता। खास बात यह रही कि लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने बाकायदा महिलाओं के पहने जाने वाला एक नाइट गाउन भी खरीदा और एक आध बार वो चेहरा छुपाए नाइट गाउन पहनकर लाश ठिकाने लगाने के लिए गया,
ताकि उसे अगर कोई देखे तो पहचान न सके और सीसीटीवी कैमरों को भी धोखा दे सके। कुछ दिनों बाद बिजनौर चला गया था शैलेंद्र। हालांकि शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी जारी रहा। वो कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर जा चुका था। कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन बिजनौर के लिए निकला। इस दौरान पहले तो उसने सचिन का फोन ऑन रखा ताकि लोगों को लगे कि सचिन जिंदा है, लेकिन वो बात करने की जगह हर किसी से मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर आगे चलकर उसने सचिन का मोबाइल फोन बंद कर दिया। पुलिस को उलझाने के लिए किया था ये काम। इसके अलावा उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन लिखकर छोड़ दिया, ताकि अगर कार्ड और पिन किसी के हाथ लगे और उस कार्ड से पैसे निकाले तो पुलिस की जांच में पैसे निकाले जाने की लोकेशन पता चले और पुलिस कभी उसके पास न पहुंच सके। लेकिन इतने हथकंडे आजमाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार हो गया। आखिरकार शैलेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बात बलिया में, जहां एक भूतों की अदालत लगती है। भूतों की अदालत में भूतों की पेशी भी होती है और उस पेशी में क्या क्या होता है, कैसे भूत आते हैं और अदालत में कौन जज होता है, कौन वकील होता है, कौन मुवक्किल होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि क्या है भूतों की अदालत। रहस्यमयी मेला, भूतों का होता है खेला। आस्था या अंधविश्वास, शैतानी आत्माओं का इलाज। भूतों की अदालत, आत्माओं की पेशी। एक ऐसी जगह जहां भूतों की लगती है अदालत। एक ऐसी जगह जहां हर साल लगता है भूतों का मेला। एक ऐसी जगह जहां प्रेत आत्माओं से मिलती है निजात। एक ऐसी जगह जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच लाखों लोगों का होता है जमावड़ा। बलिया से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे ये स्थान माना जाता है। यहाँ की पुराना परंपरा रही है कि यहाँ पे जो भी भूत प्रेत और बाधाओं से जो लोग ग्रसित हैं और जिसके जिन लोगों को पास औलाद नहीं है वो यहाँ पे आते हैं, अपने यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं। और किस तरह से देखिए पीछे हमारे किस तरह से लोग यहाँ पे मन्नतें मांग रहे हैं और किस तरह से अपना कष्ट के दूर करने के लिए खेलते हैं यहाँ पे और खेल कर दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे जो भूत प्रेत बाधाएं हैं किस तरह से दूर होंगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 40 किलोमीटर दूर मनियर कस्बे में नवका बाबा ब्रह्म स्थान है। यहाँ शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में लाखों की भीड़ लगती है। यहाँ नवरात्रि में भूतों का मेला लगता है। प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति पाने के लिए यहाँ आते हैं। सिर्फ बलिया और आसपास के इलाकों से ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ दावा किया जाता है कि भूत प्रेत आत्माओं से ग्रसित लोग ठीक होकर जाते हैं। 30 साल से आते हैं। 30 साल क्या वजह क्या है? हमें बहुत बाबा फायदा दे, बहुत हमें इनका बाबा से हमें नफा हमें बहुत फायदा हमें सुख शांति। किस तरह से दिक्कतें थी आपको जीवन में? दिक्कत है नु कि बहुत ओझा गुनी से हम हार गए हैं, बहुत ओझा गुनी से हार गए हैं, तो बाबे भी आए तो हमें सुख शांति है। आज जे मांगते हैं जे बाबा हमें पूर्ति करता है। समस्या बा कम आदमी आवे। कितना विश्वास कितना विश्वास बा हमने सब आवे देने 20 साल। ये कब से आओ तो नहीं है? हम 2004 से तो कुछ फायदा भी बा जाइला से? फायदा बा। नवका बाबा ब्रह्मस्थान पर आए दूर दराज के श्रद्धालुओं से जब बातचीत की गई तो एक महिला ने कहा कि मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन नवका बाबा ब्रह्मस्थान पर आकर दर्शन करने से ही आवाज आ गई। हमारा तो यहाँ बहुत पहले से पूर्वज से ही आदमी आ रहा है, जो कि हम लोग उन्हीं का अति से आ रहे हैं। और बाबा में इतना आस्था है कि हर साल आते हैं पूरा फैमिली। हमारे गांव से लमसम 500 आदमी आता है। क्या मान्यता है यहाँ की?
जैसे मान्यता में है कि जो भी तकलीफ है, दुख दर्द है, वो सब पूरा होता है आस्था में, शक्ति से। हर मनोकामना जो भी इंसान मांगता है दिल खोल के सच्चा मन से पूरा होता है। पूरा होता है हर चीज। क्या उम्मीद लेकर आए हैं बाबा के? स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत ही दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन इस परिसर में आते ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। का मान्यता ये है कि जो लोग जो है जिसके पास दैहिक भौतिक दुख है, तो हर प्रकार के लोग आते हैं। किसी का कुष्ठ रोग है, किसी का चर्म रोग है, किसी का प्रेत बाधा है, किसी का वंश नहीं चल रहा है, किसी का रोजी रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो हर प्रकार के लोग आते हैं। ये नहीं है कि केवल रेते वाले बाधा वाले नहीं आते हैं, सारे लोग आते हैं तो स्नान करते हैं, बाबा के यहाँ अपना दरखास्त लगाते हैं। छपरा, सिवान, बनारस, लखनऊ, कानपुर, कई जगह से यात्री यहाँ आते हैं और नवरात्र में तो ज्यादा काफी भीड़ होता है। दशहरा में, चैत्र रामनवमी में, यानी हमेशा लोग यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना बताया जाता है। इसे भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। हजारों लोग ऐसे आते हैं जिन पर शैतानी आत्माओं का प्रवेश होने का दावा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में विराजमान नवका बाबा शैतानी आत्माओं का इलाज कर रहे हैं। जी, अभी और कुछ श्रद्धालु लोग हैं जिनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ पे आए हैं, किस जगह पे आप लोग? बाबा के पास। किस तरह की आशा आप लोग की है इन बाबा के स्थान पे? सब अपने अपने दुख लेकर आते हैं बाबा के पास और जाते हैं। जब सुख हो जाती है तो बाबा का नाम भोग लगाने आते हैं। कितने दिनों से आप लोग आते हैं? मैं दूसरी बार आया हूँ। अभी कहाँ से आए हैं माता जी? छपरा से आई हैं। क्या उम्मीद लेकर आई हैं बाबा के स्थान पे आज? क्या दिक्कत है आप लोगों को? किस तरह की दिक्कत है जो बाबा के स्थान पे आने से दूर हो जाते हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, छपरा से है यहाँ। क्या दिक्कत है? आप बाबा के स्थान पर आए हैं, क्या मन्नतें लेके आए हैं बाबा के स्थान पर? लेके आते हैं कि दुख हो जाए बाबा की कृपा से, इसलिए आते हैं दर्शन करने। कितनी उम्मीदें रहती हैं बाबा के स्थान पर आने से? बाबा के उम्मीदें पूरी 100 रहती हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? प्रभा देवी। कहाँ से आई हैं आप? छपरा से। अभी आई हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है? बाबा के स्थान पे किस तरह से अर्जी डालती हैं आप? बाबा के 4 बाबा के कृपा से दुख दूर पड़ेगा। क्या दुख थी आपको? किस तरह की? बाल बच्चा के कौनो दुख हो जाता, कौनो दुख हो जाता, जग दौड़े के घर में हारा। ठीक है। और भी है माता जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं मदद? अभी क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या वजह है आप? हमके आर बनी सकी, हमके घर में एगो लड़की रहे, बहुत दिक्कत काटत रहे, तो उनकरा के लेके आनी सब बाबा भी, तो बाबा में इतना शक्ति भइल कि सब गोड़ा हमनी के ठीक बनी सब। यहाँ पर आए लोगों की सुरक्षा के लिए बाकायदा पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहता है। देश प्रदेश के अन्य जिलों से अपने कष्टों और मनोकामनाओं को लेकर लोग आते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी है और जो यहाँ का स्थान है बहुत पुराना स्थान माना जाता है। यहाँ प्रेत भूत जिस तरह की दिक्कतें आती है, जो बाजपन होता है, उनके जिसके पास बेटा नहीं होता है, उनके पास तमाम तरह की दिक्कतें जो होती है, यहाँ पे आने के बाद कष्ट दूर होते हैं। आइए यहाँ के पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? जी, ये करें कि ये मंदिर कितना पुराना होगा लगभग? क्या क्या यहाँ की मान्यताएं हैं? देखिए, मंदिर का कोई अंदाजा हम नहीं बता सकते। मंदिर का अंदाजा एक ही है कि हमारे बाबा के बाबा जो थे वो भी इस मंदिर का पुजारी थे, और उसके बाद हम लोग कई पीढ़ियाँ से आ रहे हैं पुजारी बनते हुए और पूजा करते हुए बाबा का।
यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं? नवरात्र में ही देखा जाता है कि हर नवरात्र में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, क्या वजह रह रही है? देखिए, हम बता रहे हैं यहाँ पर प्रेत बाधक जो भी समस्या है, प्रेत बाधक समस्या भी उसका भी समाधान करते हैं बाबा। जो है जो बाझपन है, जिसको निसंतान है, संतान नहीं हुआ, अगर वो भी आके मन्नत माना है तो उसका भी बाबा निवारण किए हैं। और जो कुष्ठ रोग का रोगी है उसका भी कुष्ठ छुड़ाए हैं बाबा। जो पागल बन के आया है उसको भी ठीक किए हैं बाबा। हाँ, जितनी देख रहे हैं, जितना लोग यहाँ जुटे हैं, कोई आजमगढ़ से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई मथुरा से, कोई वृंदावन से, कोई नंदगांव से, कोई बरसानी से, हाँ, कोई गोरखपुर से, कोई छपरा से, कोई सीमान से, हाँ, मऊ, दरभंगा, चारों तरफ से लोग जो हैं यहाँ जुटे हुए हैं और सबका मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। पहले तांत्रिक महिला ने मारकर अपने वश में कर लिया था। यही आत्माएं अब लोगों का कल्याण कर रही हैं। इस दुनिया में कई लोग हैं जो भूत प्रेत की बातें मानते हैं, तो कई लोग इसे नकार देते हैं। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आस्था और अंधविश्वास में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। यहाँ मौजूद हजारों लोग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साइबर ठगी की भी बात आती है। एक सीबीआई अफसर बन करके 44 दिन तक किसी को साइबर अरेस्ट किया जाए, उसकी पॉलिसी दर पॉलिसी जितनी भी बची चीज़ें हैं सबको तोड़ करके अपने कब्जे में रख कर लिया जाता है। तो साइबर ठगों का जो एक 44 दिन का डिजिटल अरेस्ट है, उसकी भी कहानी हम बताएंगे। खाते से पहले तो 50 लाख ट्रांसफर कराया, 30 लाख की LIC पॉलिसी ब्रेक कराकर ठगे, गोल्ड लोन कराकर 6 लाख रुपए हड़प लिए। आपने साइबर ठगी के तमाम मामले सुने और देखे होंगे, लेकिन साइबर ठगों ने आयकर अधिकारी और सीबीआई अफसर बनकर रिटायर ऑफिसर को 44 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और खाते से पहले तो 50 लाख ट्रांसफर कराया, इसके बाद 30 लाख की LIC पॉलिसी भी ब्रेक कराकर अपने खाते में रकम को ट्रांसफर कराया। घर के पूरे जेवरात पर गोल्ड लोन कराकर 6 लाख रुपए भी हड़प लिए। इतना ही नहीं, मकान पर लोन लेकर ये रकम हड़पने की पूरी तैयारी थी। लेकिन इससे पहले कि कुछ और लूट पाते ये ठग बुजुर्ग के बेटों को पता चल गया। फिर क्या, बिना देर किए बेटों ने पुलिस थाने जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। बैंक में बात किया तो बैंक में कहा हो जाएगा, कितना देर देगा, हो जाएगा, आप लेके आइएगा, बैंगलोर को बुलाएंगे, बैंगलोर आएगा, बैंगलोर से वेट करेगा और उसके बाद में वो मेरी रिपोर्ट देगा है, तो उसके बाद में आपका उसी टाइम सेक्शन हो जाएगा, तो आपके क्लिनिक हो जाएगा। जेल जाने की धमकी देकर ठगे लाखों। पूरा मामला कानपुर के पनकी शताब्दी नगर का है, जहां पर हिमालय भवन अपार्टमेंट में रहने वाले विनोद कुमार झा EFO सर्वोदय नगर में कार्यरत थे। वो EFO में विजिलेंस ऑफिसर भी रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीती 17 फरवरी को उनके पास एक फेक कॉल आई। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को आयकर विभाग का अफसर बता रहा था। ठग ने अपने आप को संजय त्रिपाठी बताते हुए कहा कि आपने मेसर्स ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी वजीरपुर नई दिल्ली में खोली है, जिसको आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया है, जिसका 8.62 लाख रुपए कॉर्पोरेट टैक्स बकाया है और 2 दिन के लिए आपको दिल्ली आना होगा। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने किसी भी कंपनी न खोलने की बात कही तो ठग ने बहुत शातिर तरीके से कहा कि आप इस मामले का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। कानपुर में रिटायर PF अधिकारी से साइबर ठगी करने के मामले में 82 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाने
को लेकर जो अधिकारी हैं उनको डराया धमकाया, 45 दिन तक जो है डिजिटली अरेस्ट रखा। और ये पूरा मामला क्या है इस वक्त हमारे साथ बताने के लिए मौजूद है पीड़ित विनोद कुमार झा के भतीजे राजीव झा। आइए उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, क्या मामला हुआ है आपके चाचा जी के साथ? मैडम, उनको 17 फरवरी को एक दिल्ली से कॉल आई इनकम टैक्स अधिकारी के नाम से कि आपका नाम यहाँ पे एक कंपनी है ग्लोबल इंडिया करके, उसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, उसके नाम 8 लाख रुपए का करीब कॉर्पोरेट टैक्स बकाया है, साथ में एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 850 करोड़ रुपए में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। अभी चाचा जी की आपकी कैसी स्थिति है मानसिक? चाचा जी की मानसिक स्थिति ठीक ठीक, तो वैसे ही वो डायबिटिक पेशेंट हैं और इस घटना के बाद से वो अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बात करने में अभी सक्षम नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ साइबर ठगी का पीएफ अफसर जो विनोद झा शिकार हुए हैं, उनके भतीजे राजीव झा, जिनका कहना है कि ये डिजिटल अरेस्ट वाले मामले से जो उनके चाचा के साथ में ठगी हुई 42 लाख की ठगी है। 45 दिन तक जो विनोद हैं, उनको जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, उनको अरेस्ट करके रखा गया। पल पल की खबर देनी होती थी। लगातार कई अधिकारी, कभी कोई इनकम टैक्स अधिकारी बन के बात करता था, कभी सीबीआई अफसर, कभी पुलिस पीछे लगाने की बात होती थी। इस सब को लेकर एक बार उन पीड़ित के साथ जहां एक तरफ पैसे का तो नुकसान हुआ ही है, उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हुई है। और इनका कहना है कि पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण को वो सुलझाने में मदद करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ ज़ेबा खान, इंडिया न्यूज़, कानपुर। वहीं शातिर ठग ने बड़ी ही चालाकी से जबरदस्ती एक फेक कॉल पर बुजुर्ग को जोड़ दिया। फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर ठग ने मामले की शिकायत दर्ज कर दी और कहा कि इस पूरे मामले की कॉपी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जा रही है। इस गैंग में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोग शामिल थे। एक के बाद एक फोन कर बुजुर्ग को अपने जाल में बड़ी ही चालाकी से फंसाने की कोशिश करने लगे। फिर एक दिन रिटायर्ड ऑफिसर के फोन पर दोबारा फोन आता है कि आपके मामले की जांच शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले की जांच हो रही है, इस बात की भनक किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को इस मामले की जानकारी दी तो 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जेल जाने के नाम से डर गए थे बुजुर्ग विनोद झा। 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने की बात सुनकर रिटायर्ड ऑफिसर विनोद झा बेहद डर गए और किसी को कोई जानकारी नहीं दी। ठगों ने आईटी डिपार्टमेंट और सीबीआई जांच के लेटर भी भेजे। विनोद झा की माने तो पूरी तरह से लग रहा था कि सच में कोई जांच चल रही है और उन्हें ये बात अपने परिवार के लोगों से भी शेयर करने के लिए मना किया गया था। डर ये भी था कि कहीं खुद और पूरा परिवार मुसीबत में ना पड़ जाए। देखते ही देखते साइबर ठगों ने बुजुर्ग के खाते से लगभग 80 लाख रुपए उड़ा दिए और जिस फ्लैट में रिटायर्ड ऑफिसर विनोद झा रह रहे थे, उसे भी बैंक में बंधक बनाकर लोन कराने की पूरी तैयारी कर रखी थी और उस रकम को अपने खाते में ट्रांसफर कराने के फिराक में थे। आगे कुछ और बिगड़ता उससे पहले ही बेटों ने पुलिस को इत्तला कर दिया और ठगों का सारा खेल खत्म हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन शातिर ठगों पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बात अगर बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान को इतना छूट क्यों दिया गया है और इस छूट से भारत को क्या नुकसान है या भारत में क्यों टेंशन बढ़ी है, इसको भी दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट के साथ। बने रहिए और देखिए क्या है माजरा। बांग्लादेश में हालात बेकाबू, निशाने पर अवामी लीग के नेता। बांग्लादेश में बेलगाम कट्टरपंथी विरोधियों का दमन। बांग्लादेश में यूनुस राज या दमन काल। क्रूर यूनुस का चेहरा बेनकाब, बेरहम यूनुस। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं पर क्रूरता। बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है तो वहीं बांग्लादेश में यूनुस सरकार विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। यूनुस राज में सबसे ज्यादा खौफ में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता हैं, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से लगातार अवामी लीग के नेता
कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से नहीं संभल रहा है। यूनुस सरकार अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को क्रूरता के साथ दबा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर पुलिस का कहर जारी है और अब अवामी पार्टी के एक और नेता को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस ने मेहरपुर जिले के अवामी लीग के महासचिव M.A. खालिक को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में राजनीतिक असंतोष का निरंतर दमन हो रहा है। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता संभालने के बाद से ही यूनुस सरकार का अवामी लीग के नेताओं पर क्रूर कार्रवाई जारी है। पिछले महीने पूर्व विधायक समेत अवामी लीग के नेता को राजधानी के भटारा क्षेत्र में जुलाई में हुए छात्र आंदोलन पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। इस सप्ताह के शुरू में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस को शक था कि वे अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के समर्थक हैं। हाल ही में पूर्व मेयर अनवरुज्जमा चौधरी और पूर्व सांसद शफीउल आलम चौधरी नादेल के घरों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के छात्र दल के बैनर तले भीड़ ने हमला किया और तोड़फोड़ की। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद अवामी लीग के कई नेताओं पर क्रूर हमला किया गया और उनकी हत्या भी कर दी गई। रिपोर्टों से पता चलता है कि अगस्त 2024 में देश भर से 2 दर्जन से अधिक अवामी लीग के नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए। और अब एक बार फिर जिस तरह से बांग्लादेश में विरोधी पार्टियों के खिलाफ हिंसा देखने को मिल रही है, ऐसे में लगता नहीं कि बांग्लादेश में जल्द हिंसा की आग बुझने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। सुर्खियों में फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।